नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महोबा में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली होगी ऐतिहासिक। लल्लू ने सीएम योगी पर कसा तंज, कही ये बात। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाकियू नेता राकेश टिकैत बोले वायु प्रदूषण के लिए किसानों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने भारतीय किसान सेना का सपा में कराया विलय, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेता भी शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। महोबा में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली होगी ऐतिहासिक। लल्लू ने सीएम योगी पर कसा तंज, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि महोबा में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली ऐतिहासिक होगी। बुंदेलखंड सहित सीमावर्ती फतेहपुर आदि जनपदों के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहां मंगलवार की शाम सर्किट हाउस में संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने रैली में भीड़ लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही नारा लगाया, बदलाव की आंधी प्रियंका गांधी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए यह रैली बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तंज किया कि अखबारों में विज्ञापन छपवाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिला, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई चरम पर है। प्रदेश अध्यक्ष ने बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर जनपदों से 23 की महोबा रैली में ले जाने के लिए बसों की संख्या का लक्ष्य निर्धारित किया। सूत्रों के मुताबिक बांदा से 71, हमीरपुर से 59 और फतेहपुर से 35 बसों के अलावा छोटे वाहनों से भी लोग जाएंगे। महिला विभाग, यूथ कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग आदि प्रकोष्ठ भी वाहनों से जुटाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी दोपहर को पहुंचे। उनकी कई स्थानों पर अगुवानी और स्वागत हुआ। मीडिया कम्युनिकेशन विभाग चेयरमैन और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रतिज्ञा दिलाई कि महोबा की प्रतिज्ञा रैली ऐतिहासिक होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाकियू नेता राकेश टिकैत बोले वायु प्रदूषण के लिए किसानों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन भाकियू नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि वायु प्रदूषण के लिए किसान या पराली जलने को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बयान का हवाला दिया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार बताने वाले लोगों से माफी मांगने की भी मांग की। टिकैत ने हिंदी में ट्वीट किया, पराली जलाने से अधिक वायु प्रदूषण का खलनायक ठहराने वाले किसानों से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि किसानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं, क्योंकि 10% प्रदूषण ही पराली से होता है, वो भी 1.5-2 माह के लिए। टिकैत की भाकियू किसानों के संघ संयुक्त किसान मोर्चा SKM का भाग है। SKM 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है और इन कानूनों को रद्द करने और फसल की वैध गारंटी या न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों, खासकर दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता काफी हद तक गिर गई है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। प्रदूषण के लिए औद्योगिक और वाहनों के उत्सर्जन और आतिशबाजी के साथ साथ किसानों द्वारा पराली जलाने को भी इसका प्रमुख कारण माना गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भारतीय किसान सेना का सपा में कराया विलय, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेता भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय किसान सेना ने समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा की, जबकि कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने समर्थन देने का वादा किया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ आए सभी नेताओं का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि वे जनता तक समाजवादी पार्टी को पहुंचाने में मदद करेंगे। तुलसीपुर बलरामपुर के पूर्व बसपा प्रत्याशी अकील अहमद, यासीन गाजी उपाध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ बुलंदशहर तथा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र मिश्रा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। प्रखर कलहंस बलरामपुर भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के सदस्य बने हैं। अलीगढ़ जनपद के पार्षद मुशर्रफ हुसैन, जिला सचिव बसपा मोहम्मद मुजाहिद, पीस पार्टी के मंडल अध्यक्ष जुनैद अहमद, प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष नजीर अहमद के अतिरिक्त मोहम्मद इदरीस सैफी एवं शाह आलम बसपा तथा अजीत प्रताप सिंह प्रदेश सचिव कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिल भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामराज सिंह पटेल के साथ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, महासचिव महेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष लालमणि पटेल ने समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा की। नवनिर्माण पार्टी की ललिता कटियार, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राजेश सिद्धार्थ, लेबर पार्टी के राम प्रकाश बघेल तथा नहटौर बिजनौर के राजा अंसारी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार उपचुनाव से तेजस्वी को शुद्ध लाभ तो चिराग को बड़ा संदेश, NDA को पता चली विकास की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के आम चुनाव में देरी है।
सो तारापुर कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव को मिनी आम चुनाव तो नहीं, रिहर्सल कह सकते हैं। उपचुनाव के अनुभव से आम चुनाव के लिए सटीक पात्र तय होंगे। विषय वस्तु का निर्धारण होगा। दर्शकों की रुचि की विविधता को देखते हुए कुछ रोचक पटकथा लिखी जाएगी। तारापुर में जदयू और राजद दोनों ने कठोर श्रम किया। हाल के दिनों का यह पहला उपचुनाव था जिसमें हर घर नेता पहुंचे। कड़ी मेहनत किसे कहते हैं, इसका एहसास सभी दलों को हुआ। जदयू के नए बने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इसी क्षेत्र में बंधे रहे। भवन निर्माण मंत्री डा अशोक चौधरी प्रभारी बनाए गए थे। चुनाव के दौरान वो एक दिन के लिए भी पटना नहीं आए। मतदान के दिन भी वे जमुई जिले में बैठे थे। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कई गांवों में गए। पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र के गांवों में गए। विधानसभा के पिछले चुनाव में रालोसपा उम्मीदवार को 5000 से अधिक वोट मिले थे। कुशवाहा ने इन वोटरों को जदयू में हस्तांतरित कराने की पूरी कोशिश की। सरकार का शायद ही कोई मंत्री और जदयू का सांसद या विधायक हो जिन्होंने उपचुनाव में वोट नहीं मांगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नारा न्याय के साथ विकास है। चुनाव जीतने के लिए यह काफी नहीं होता है, इसलिए जिस जाति का गांव था उसी जाति के नेता की ड्यूटी लगाई गई। प्रचार के दौरान यह भी पता चला कि अंदरूनी हिस्से में विकास की रफ्तार ठीक नहीं है। प्रचार के दौरान जदयू प्रवक्ता संजय सिंह को ग्रामीणों ने खराब सड़क की शिकायत की। ललन सिंह को कई जगहों पर कहना पड़ा कि प्राथमिकता के आधार पर अंदरूनी सड़कों की मरम्मत करा देंगे। इसके अलावा अफसरों की काम टालू प्रवृत्ति और रिश्वतखोरी की शिकायतें भी इफरात में मिली। सवाल उठता है कि किसी एक क्षेत्र में इतनी मेहनत आम चुनाव में भी संभव है क्या? चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रेस दिवस पर राहुल ने कहा, सच बोलने की सजा मिले तो साफ है कि सत्ता झूठ की है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब सच बोलने पर सजा मिले तो साफ है कि सत्ता झूठ की है। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें त्रिपुरा समेत कई स्थानों पर पत्रकारों की गिरफ्तारी और उन पर हमले का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक भी टॉयलेट नहीं। अखिलेश का तन चढ़े तो अपना ख्याल स्वयं रखें। जी हाँ दोस्तों, यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश अक्सर कहते रहे हैं कि जो काम हम पहले कर चुके हैं वो काम अब ये कर रहे हैं। अखिलेश ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसते हुए ये भी कहा कि बीजेपी का सबसे पसंदीदा काम शौचालय बनाना है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर एक भी शौचालय नहीं है, इसलिए चढ़ने से पहले अपना ख्याल स्वयं रखें। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा को परमिशन नहीं मिलने की बात बताते हुए कहा, अखिलेश ने कहा कि मुझे लगता था कि परमिशन दे देंगे कि हम भी समाजवादी सरकार में बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चल सके, लेकिन उद्घाटन के बहाने किसी को चलने की अनुमति नहीं दी गई है और सुनने में आ रहा है कि जो भी एंट्री है वहां रास्ते रोक दिए गए हैं। कुछ लोगों को घर में कैद करने का काम होने लगा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस क्वालिटी के साथ एक्सप्रेसवे को बनना चाहिए था उस क्वालिटी से इसे नहीं बनाया गया है। अखिलेश ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर अगर आपने रफ्तार बढ़ा दी तो हो सकता है कि आपके पेट में दर्द हो जाए, आपके कमर में दर्द हो जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आज भी वही काम कर रहे हैं जिनकी शुरुआत या शिलान्यास सपा की सरकार में हो गया था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए हैं। 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से होकर निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले, यूपी में सपा बनाएगी सरकार, हो सकता है जनता बीजेपी को 400 सीटों पर हरा दे। महंगाई, बेरोजगारी, किसान हैं चुनावी मुद्दे। जी हां दोस्तों, जयपुर दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हो सकता है कि यूपी की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 400 सीटों पर हरा दे। उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जहां तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सवाल है, केवल यूपी नहीं देश की जनता के सामने महंगाई बड़ा सवाल है। इसी तरह बेरोजगारी नौजवानों के सामने बड़ा सवाल है। किसानों की आय दोगुनी कब होगी, किसान इसकी मांग कर रहे हैं। किसानों के लिए केंद्र सरकार को 3 काले कानूनों के वापस लेना चाहिए। ये सब चुनाव के लिए बड़े मुद्दे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा, हमने क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लिया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को 400 सीटों पर भी हरा दे। वहीं यूपी में जारी सियासी गहमा गहमी के बीच सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करने के सवाल को टालते हुए अखिलेश ने कहा कि मैंने किताब नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं इस पर नो कमेंट्स। राजस्थान से अपना खास रिश्ता बताते हुए अखिलेश ने बताया कि उनकी शुरुआती पढ़ाई यहीं हुई है।
वे मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं, जहां से निकलकर देश की रक्षा के लिए सीमा पर बहुत से सैनिक जाते हैं। अखिलेश यादव चौमू के पास हाड़ोता गांव में पूर्व जिला परिषद सदस्य वंदना यादव के परिवार में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आए थे। चार्टर विमान से उनका यह दौरा रहा। कार्यक्रम अटेंड कर अखिलेश वापस लखनऊ लौट गए। अखिलेश यादव का जयपुर हवाई अड्डे पर सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हम कैशलेस से लेस कैश अर्थव्यवस्था बन गए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बनाया और नकदी का चलन बढ़ने का हवाला देते हुए उसके नोटबंदी के लक्ष्यों को लेकर सवाल उठाया। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, कुख्यात नोटबंदी के 5 साल हो गए, मोदी सरकार की लोकलुभावन घोषणाओं की स्थिति क्या है। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी ने पहले कहा कि हमें कैशलेस अर्थव्यवस्था बननी चाहिए। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि यह बेतुका लक्ष्य है। उन्होंने लक्ष्य बदलकर उसे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था कर दिया। नोटबंदी के दौरान 18 लाख करोड़ रुपए चलन में थे और अब वो 28.5 लाख करोड़ रुपए हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ऊंची बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की मार, गरीब एवं मध्यवर्ग कम नकद कमाते हैं और कम खर्च करते हैं। हम वाकई कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 3 चीयर्स। नोटबंदी के 5 साल बाद चलन में नोट धीरे धीरे लेकिन बढ़ते रहे। हालांकि डिजिटल भुगतान में भी वृद्धि हुई और अधिकाधिक लोग कैशलेस भुगतान तरीके को अपना रहे हैं। मुख्य रूप से पिछले वित्त वर्ष में नोट चलन में बढ़े क्योंकि कई लोगों ने कोविड-19 महामारी के बीच एहतियात के तौर पर नकद को रख लिया। इस महामारी ने सामान्य जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों पर असर डाला। चिदम्बरम ने एक अन्य ट्वीट में कहा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने पेट्रोल और डीजल पर संग्रहित करों पर कुछ आंकड़ों का खुलासा किया है और यदि वे तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, आंकड़ों से खुलासा हुआ कि 2020-21 में उत्पाद शुल्क के तौर पर 3,72,000 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ। उसमें से बस 18,000 करोड़ रुपए ही मूल उत्पाद शुल्क के रूप में वसूले गए और 41% राज्यों के साथ साझा किए गए। बाकी 3,54,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास गए। यह मोदी सरकार का सहयोग परक संघवाद नमूना है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया, इसके अलावा 3,54,000 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि कैसे और कहां खर्च की गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2 दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं। दिल्ली में प्रदूषण पर एससी की केंद्र को सलाह। जी हां दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए। जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें, वरना लोग कैसे रहेंगे। राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। सीजेआई एन.वी. रमना, जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था। अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे। इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा। केंद्र से कहा, कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें। दिल्ली सरकार ने कहा कि उनका हलफनामा तैयार हो रहा है, आज दाखिल हो जाएगा। इस पर सीजेआई ने कहा कि ठीक है, कम से कम कुछ सोचा जा रहा है। वहीं सीजेआई ने केंद्र की ओर से पेश हुए एसजी तुषार मेहता से कहा, हम लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं चाहते, न हम लंबी बहस चाहते हैं। सीजेआई ने कहा, हालात कैसे हैं सब जानते हैं, यहाँ तक हम घर में भी मास्क लगाते हैं। ये बताइए प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पराली जलाने से हालात खराब हुए हैं, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। एसजी तुषार मेहता ने कहा, पराली का बायोमास और फ्यूल में इस्तेमाल होता है। हम पराली जलाने को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन 5-6 दिनों से हालात खराब हो रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने के कारण हालत खराब हुए हैं। पंजाब सरकार को कदम उठाने चाहिए। सीजेआई ने सवाल उठाया, ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि केवल किसान ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें ये सरकार उस सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। ये बताइए कि ये कुछ प्रतिशत है, बाकी प्रदूषण का क्या? आप क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, सवाल किसानों का नहीं है, सवाल योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने का है। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से कहा, केंद्र क्यों नहीं किसानों से पराली लेती और उद्योगों को देती। हमें कुछ जिलों और सोसाइटी की जानकारी दें जहां पराली प्रबंधन किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस पहली कलम से करेगी तीनों कृषि कानून रद्द, दीपेंद्र हुड्डा। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानून न केवल किसान बल्कि मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी समेत सभी वर्गों की कमर तोड़ने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को मौका मिलते ही पहली कलम से तीनों कानून रद्द किए जाएंगे। यह बात राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कितलाना टोल पर किसानों के अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन ऐतिहासिक है, जिसमें 700 से ज्यादा शहादत हो चुकी है। इसके बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से जन आंदोलन जारी है।
राज्यसभा सांसद ने कहा कि बिजाई के समय किसान डीएपी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो यह कहते थे कि एमएसपी थी, है और रहेगी, आज चुप्पी साधे हुए हैं। पहले बाजरे की खरीद रोकी, अब बहुत से जिलों में धान की खरीद रोककर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने सत्ता के नशे में किसानों को कीड़े मकोड़ों की भांति रौंद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी इस दर्दनाक घटना की निंदा तक नहीं की, उल्टे मंत्री को पुलिस संरक्षण दिया हुआ है। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को गरीब और मध्यम वर्ग का कोई ख्याल नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली ट्रैक्टर रैली में गिरफ्तार किए गए प्रत्येक प्रदर्शनकारी को देंगे 2 लाख रुपए, पंजाब सरकार। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने जनवरी में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली में गिरफ्तार किए गए 83 लोगों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है। वहीं इस कदम से पंजाब की कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक नया विवाद शुरू होने की संभावना है। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 1 साल से दिल्ली के आसपास डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र का नियंत्रण निजी हाथों में दे देंगे। वहीं केंद्र ने इस आरोपों का खंडन किया है और कानूनों में संशोधन पर सहमति भी जताई है, लेकिन किसान कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इस साल 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बातचीत के बाद कुछ रूटों पर किसानों की ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी गई थी। हालांकि पुलिस को चकमा देकर बड़ी संख्या में किसान लाल किले पर पहुंच गए, जिसके बाद स्थिति अराजकता में बदल गई। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व निर्धारित मार्ग का पालन नहीं किया और दिल्ली में प्रवेश करने के लिए बैरिकेड्स तोड़ दिए। उन्होंने लाल किले में भी प्रवेश किया और इस पर चढ़कर झंडे फहराए। उस दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अराजकता और हिंसा के अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला, क्योंकि किसानों के जत्थे पुलिस और सुरक्षा बलों से भिड़ गए थे। वीडियो में लगभग 1 दर्जन पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को लाठी चलाने वाले हमलावरों की भीड़ से बचने के लिए लाल किला परिसर में 15 फुट की दीवार पर कूदने के लिए मजबूर किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक ट्वीट करते हुए पुष्टि की कि उनकी सरकार दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को मुआवजा देगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध का समर्थन करने का मेरी सरकार के रुख को दोहराते हुए हमने 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ेगी कांग्रेस, 16 सूत्रीय एजेंडे को लेकर चलाया जाएगा अभियान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सारी पार्टियां अल्पसंख्यकों पर ही फोकस कर रही हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बाद अब कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने तय किया है कि संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अल्पसंख्यकों के बीच एक अभियान चलाया जाएगा और जो लोग नाराज होकर चले गए हैं उन्हें पार्टी में दोबारा लाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो जिला स्तर पर होने वाली अल्पसंख्यक विभाग की बैठकों में भी 16 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की जाएगी और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस संगठन की संरचना को मजबूत किया गया है और वो अल्पसंख्यकों को पार्टी में वापस लाने के लिए घर घर जाएंगे। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी और यूपीसीसी अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख शाहनवाज आलम यहां यूपीसीसी मुख्यालय में एक बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें इस 16 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने समाजवादी पार्टी सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए दंगों की न्यायिक जांच का वादा करते हुए एक 16 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के लिए तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रस्ताव में भी राजस्थान सरकार द्वारा पारित विधेयक की तर्ज पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने का वादा किया गया है। इसमें कहा गया है कि सत्ता में आने पर पार्टी राज्य विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाएगी और उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी। दंगों की जांच और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून के वादे के अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रस्ताव में सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बंद किए गए टैनरियों को खोलने, नागरिकता संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय रजिस्टर के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का भी वादा किया गया है। पिछले 30 वर्षों में वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं की जांच, मनमोहन सिंह सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यकों के लिए 2350 करोड़ के पैकेज का कार्यान्वयन, अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रावास, कानपुर में 1992 के दंगों में माथुर आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन और ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को मुआवजा जिनके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गाय संरक्षण कानून के तहत मामलों को खारिज कर दिया गया है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने मीडिया कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में हाल ही में संकेत दिया था कि उनकी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन के लिए तैयार है। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि उनकी पार्टी केवल छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी।